तो फ्रेंड्स, ये आपका 10th क्लास का जो है वो इतिहास का जो है चैप्टर्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स और 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। और एग्जाम्स की दृष्टि से 2024 के एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ। पहला है ये फ्रेडरिस सायू कौन था? ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला आता है अस्टन रेनन कौन था? ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? यह किस बात का प्रतीक था? तो देखिए, ये जर्मेनिया था। जर्मन राष्ट्र का रूपक जो है जर्मेनिया है, और जर्मन बलूत विविधता का प्रतीक है। यह है मार्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उसने कौन सा सिद्धांत अपनाया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन, इस सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। जो भी राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि जाल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? देखिए, एक जर्मन शुल्क संघ है ये जाल वेराइन, और अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे इसके अंदर। और 1834 में ये स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच जो है शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। जो भी शुल्क अवरोध होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान जाता आता है तो उस पर शुल्क लगता है, उसको समाप्त किया था। और वो मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी, और जो मुद्राओं की संख्या 30 थी उसमें उसे 2 कर दिया, और इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अगला कि मेल्सविनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। उसने यंग इटली और यंग यूरोप 2 जो है वो भूमिगत संगठन बनाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिससे यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था उस वक्त। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बल्कान क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? उन्हें स्लाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये 1815 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1815 की वियना संधि में किसका संबंध है? तो ये ड्यूक मेटरनिख का संबंध है इससे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ये वियना संधि थी। अगला आता है, किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये मेटरनिख ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? यह है कांस्टेंटिनोपल संधि के ने दी। अगला आता है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये वुल्फ ने किया था। अगला आता है, आंखों पर पट्टे बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट चैप्टर है, ये आ सकते हैं इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 और 5 मार्क्स के आ सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? उन्होंने पितृभक्ति और नागरिकता के विचार दिए, नए राष्ट्रीय चिन्ह दिए, उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था दी, और राष्ट्रीय भाषा दी, और एक समान भार व मान की व्यवस्था की इन्होंने। तो ये आपके आंसर्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसमें पूरी व्यवस्था को अधिक भूकुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन की एक संहिता थी, उसमें ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में उसने सुधार किया, और व्यापार में भी सुधार किया। इस प्रकार उसने जो है वो एक कुशल व तर्कसंगत बना दिया इसको। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है
कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया, पहला पॉइंट है। दूसरा है लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य पर जोर दिया। स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया उन्होंने, और भाषा पर बल दिया। तो इन विचारों से के निर्माण से संस्कृति में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में आता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, मतलब जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। आरंभ विलियम प्रथम ने ये प्रसा के सिंहासन पर आसीन हुआ वो, और उसने बिस्माई द्वारा जनरल एकीकरण की भूमिका तैयार की, और वियतना कांग्रेस की स्थापना की, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना की। एकीकरण में काफ़ी बाधाएं आई फिर, और बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि को पराजित करके विश्व शक्तियों को तट से किया। वो एकीकरण जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरा। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। ये जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण वाला क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया 1832 में काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना और फ्रांस से संधि की, ऑस्ट्रिया पराजित कर, और 1859 में लोम्बार्डी को राज्य में मिला लिया उसने। दूसरा चरण, ये प्रथम चरण था, मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय कर दिया, उसको मिला लिया सार्डिनिया में। तीसरा चरण क्या था इसका कि 1860 में गैरीबाडी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त की उसने। चतुर्थ चरण में वेनेशिया पर, रोम पर अधिकार किया। ये वेनेशिया व रोम दोनों पर उसने अधिकार किया। और 1871 में पोप से समझौता एवं एकीकरण इटली का उदय हुआ। अब उसमें कुछ बाधाएं भी आई थी, तो ये कौन कौन सी बाधाएं थी। तो सबसे पहले है राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास है, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य और पोप का शासन, वियना कांग्रेस और उदारवादी शासन। ये आपके 5 पॉइंट हैं इसके बाधाएं जो आई थी। हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले है, इसमें पहले निर्जातीय पहचान की गई, राष्ट्र की अहमियता व सत्ता में वृद्धि हुई इससे, और 1688 में राजतंत्र में संसद द्वारा ताकत छीने गए, और 1707 में यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ, और स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, और नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया गया, और आंग्ल संस्कृति का इस पर दबदबा था। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ाया गया, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी के रूप में। तो ये आपका इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान में कौन से कारण उत्तरदायी थे। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आता है। यूरोप का पर प्रभाव इसका क्या पड़ा। तो राज्यों का उदय हुआ, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और समानता पर बल दिया गया, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग की गई, निरंकुश यानी कि तानाशाही राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया की गई। ये आपका 7वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो इस पर फ्रांस का पर प्रभाव क्या पड़ा। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई, नवीन कानून संहिता लागू की गई, और नेशनल एम्बेसी का गठन किया गया, आर्थिक एकीकरण किया गया, कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया, संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ये तो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। अब उसके बाद बाकी विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्यम वर्ग का उदय हुआ,
उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया और संस्कृति और भाषा की भूमिका निभाई गई इसमें, और जन विद्रोह होने लगे। तो ये क्वेश्चन आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसके कौन कौन से प्रावधान थे? जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति होनी चाहिए, उसके बाद संपत्ति के अधिकार की बहाली होनी चाहिए, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति होनी चाहिए, यातायात तथा संचार साधन में सुधार किए जाने चाहिए, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10th है। ये क्वेश्चंस भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने भी बताया था। 10th क्वेश्चंस, यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताइए। जो यूरोप में कुलीन वर्ग था उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो सबसे पहला है जीवन जीने की समान शैली थी, भूस्वामित्व था, कूटनीतिज्ञ भाषा थी, आपस में वैवाहिक संबंध थे, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है 1815 की वियतनाम संधि के उद्देश्य बताइए और उसके प्रमुख प्रस्ताव व समस्याओं का व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1815 की वियतनाम संधि के उद्देश्य क्या थे। तो उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना की गई थी, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला लिया गया, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए और पूर्व के रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके 1 मार्क से क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना के साथ किया? इन्होंने जो है क्या किया, नमक कानून तोड़ा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उन्होंने स्वीकार किया था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो अवध सभा जो गठन बनी थी वो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया। अगला है सामियन कमीशन कब भारत पहुंचा, इसका विरोध क्यों किया गया? तो सामियन कमीशन जो है 1927 में भारत पहुंचा और इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि ये इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ये भारतीयों के पक्ष में भी नहीं था। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चौथा क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो कहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? सबसे पहले उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन 3 स्थानों पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, ये आपका जो है वो ये एक संकलन था। अच्छा, सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया गया? सत्य की शक्ति पर आग्रह किया गया था और सत्य की खोज, ये 2 आपके जो है उस पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रॉयल एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता था? ये एक तो अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार था। यानी कि किसी भी राजनीतिक कैदी तो उन पर कोई मुकदमा नहीं लगाया जाता था, सीधे उन्हें जेल में बंद कर दिया था और ये अन्यायपूर्ण एक्ट था, तो इसलिए इस रॉयल एक्ट का विरोध किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था और इसमें भारत माता का गुणगान किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिए थे? अब तो क्यों लगाए ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध? क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण, क्योंकि भारतीय समाचार पत्र जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो। अगला आता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहाँ?
तो ये इसकी यहाँ पर हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेंकटेश चंद्र बनर्जी के पहले अध्यक्ष थे। तो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? क्योंकि चोरा चोरी में हिंसक घटना के कारण। चोरा चोरी में क्या हुआ कि जो है लोगों ने हिंसक होकर के एक चोरा चोरी में थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर लोग उग्र हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उग्र हो जाएगी और उग्रता से उन्हें आज़ादी नहीं मिल सकती। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो उन्होंने 1917 में किया था। असहयोग व खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ये महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूना एक्ट किसके बीच हुआ? ये गांधी जी और ये डॉक्टर अंबेडकर के बीच इसमें समझौता हुआ था। अगला है, रिकवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू थे इसके लेखक। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन थे? ये एक चित्रकार थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो अली भाइयों ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? ये 1928 में पहुंचा था। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो है 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। अब 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के क्या कारण थे और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यकाल, कार्यपद्धति, प्रगति व समाप्ति को समझाइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंदोलन का कारण क्या था? क्यों इस आंदोलन को चालू किया गया था? तो प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से वो मुकर गए कि हम तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे। रॉयल एक्ट का पारित कर दिया गया, जिसका विरोध जो है वो भारतीय जनता ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। ये तो आंदोलन का कारण है। अब आ जाता है कि विभिन्न जो है वो दलों की इसमें हिस्सेदारी क्या थी। तो ये थे, शहरों में ये आंदोलन चला, ग्रामीण इलाकों में भी इसका विद्रोह किया गया, आदिवासी जो क्षेत्र थे वहाँ भी इस आंदोलन का विद्रोह किया गया, इस आंदोलन चला गया और अंग्रेजी सरकार का विद्रोह किया। बगानों में स्वराज की मांग की, आज़ादी की मांग की बगानों में भी। अब ये आता है कार्यपद्धति और प्रगति। तो इसमें देखिए, ये चरणबद्ध योजना प्रक्रिया थी। प्रथम चरण में सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यालय, विद्यार्थी परिषदों व विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया। दूसरे चरण में व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया और समाप्ति गांधी जी द्वारा चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो है लोगों ने चोरा चोरी में थाने में आग लगा दी थी, तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को उस समय वापस ले लिया। अब हमारा क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण क्यों थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान था? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये आता है। तो तुर्की साम्राज्य खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान, जो तुर्की साम्राज्य थे वहाँ जो शासन करते थे उन्हें खलीफा कहते हैं, उनका अंग्रेजों ने अपमान किया, तो मुसलमान लोग जो है उससे नाराज़ हो गए अंग्रेजों से। लखनऊ समझौता, जो 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का आपस में समझौता हो गया और वो एक संगठित बन गए, दोनों संगठन में आ गए।
असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चालू किया और ये दोनों आंदोलन एक साथ मिल गए। योगदान क्या था इसके अंदर? देखिए, हिंदू और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण हुआ, हिंदू और मुस्लिमों में एकता बढ़ी और राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को बल मिला। जब दोनों एक हो गए तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था। क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया? तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम किया। हजारों लोग जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला आता है, सक्रिय आंदोलन में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए और इसको प्रारंभ होने के क्या कारण थे? तो सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने जो है वो 1936 में चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती करने वाले किसानों के साथ अंग्रेजों बागवानों के साथ विद्रोह किया, उनके साथ संघर्ष किया। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किसानों के लगान में छूट दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल में 1918 में वहाँ पर संघर्ष किया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसने एक नई आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति पैदा कर दी थी। ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज ले देने का वचन नकार दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों से आप भाग लीजिए, आपको हम स्वराज देंगे। तो अंग्रेजों ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इसके लिए। आर्थिक स्थिति दयनीय थी, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित थे, यानी कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए, लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए। तो इस युद्ध से राष्ट्रीय लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने दमनकारी सरकार के विरुद्ध जो है एकजुट होने का फैसला कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने जो नमक यात्रा चलाई थी काफ़ी उल्लेखनीय थी, उसके बारे में बताना है आपको। नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया, जो नमक पर टैक्स लगाया जाता था। गांधी जी द्वारा विश्वसनीय वाल्टिनियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की और राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी से की मुद्दों को जोड़ा और कानून का उल्लंघन किया। प्रदर्शन व विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया। शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई। सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, तो समाज में सभी वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया था और समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ संग शक्ति थी। तो ये इसका जो है आंसर्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सेवंथ, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के किन कारणों का योगदान था? राष्ट्रवाद के विकास में विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद पैदा हुआ? तो साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। दूसरा, भारत माता की छवि रूप देने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान शुरू हुई और चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता हुई, उदाहरणतः जैसे झंडा। तो अगला क्वेश्चन है, असम के बगान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? तो अनुबंध के नियमों का उल्लंघन किया गया। चाय बगानों से बाहर निकाला गया उन्हें। असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। कृषि भूमि तथा मुख्य सुविधाओं को प्राप्त किया, सुख सुविधाओं को उन्होंने प्राप्त किया। उनका उद्देश्य था मेन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो इसका विरोध क्यों किया था, मेन कारण है समय से पहले ये गठित हो गया था और शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी। जो इस कमीशन में जो शामिल की गई थी बातें, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है, भारत में रॉयल एक्ट का विरोध क्यों किया गया?
ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है ये। तो यह एक काला कानून था और इस कानून में के अंदर किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था और विश्व युद्ध के बाद इसे ख़त्म करना था, पर सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध आम जनता ने किया था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ जाता है, ये भी आपके एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है ये, कि गांधी इरविन समझौते की विशेषता बताइए क्या थी। तो ये 5 मई 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, इसमें निर्णय लेना था। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, इसमें ये भी निर्णय लेना था। नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए जाए, ये भी निर्णय था। तो इन निर्णयों के साथ ये जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले में किस तरह अलग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता बताइए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम्स में आता है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया, यानी कि जो कानून बनाए गए औपनिवेशिक जो अंग्रेजों ने बनाए थे उसका विरोध करने के लिए कहा गया। केवल अंग्रेजों का विरोध नहीं किया बल्कि उनके कानूनों का विरोध किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों को लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से मना कर दिया और वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्व है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा कि कांग्रेस के नरम और गरम दल का एक मंच पर आना। तो ये नरम दल थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू शास्त्री, जो केवल शांत रह के जुलूस से, प्रदर्शनी से और इसके द्वारा जो है आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। गरम दल के नेता जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो है सुभाष चंद्र बोस, ये गरम दल के थे। ये अपनी ताकत के द्वारा जो है वो आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। तो इनकी आपस में कभी बनती नहीं थी, मगर जो है ये लखनऊ 1916 में लखनऊ समझौते में ये दोनों आपस में एक मंच पाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। दोनों का संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगें लेकर सामना करना था और बाल गंगाधर तिलक का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। कई बार क्वेश्चन अगर MCQ में आ जाए कि भी 1916 में लखनऊ समझौते के जो है में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो वो था बाल गंगाधर तिलक का। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना, प्रतिशोध व बदले की भावना को बिना संघर्ष करना और अहिंसा के बल पर संघर्ष करना और उत्पीड़ित शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा की अपेक्षा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करना, ये इसके विचार थे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आता है बार बार कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, असहयोग आंदोलन का क्या योगदान था। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुमेड़ पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया। ये नहीं कि ये आदिवासी किसानों के नेता थे, यह एक रोचक व्यक्ति थे। इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। लोगों का मानना था कि इनके पास विशेष शक्तियाँ हैं जिससे वे लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और ये महात्मा गांधी के प्रशंसक थे और इन्होंने जो है वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी का पूरा साथ दिया। आपका हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन चैप्टर्स है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखिए क्या हैं। इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित हैं, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संरचनात्मक
परियोजनाएं क्या होती है? ये है संरचनात्मक परियोजनाएं। तो ऐसी विशाल परियोजनाएं जिससे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है उसे हम संरचनात्मक परियोजनाएं कहते हैं। अगला आता है 1930 की महामंदी पर वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे, किसानों पर कर्ज बढ़ने लगा और बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियतनाम की लपपाती चिंगारी किसे कहा जाता है? और तो नोहो-अल और हा तीन प्रांतों को रेडिकल्स आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो ये रेडिकल आंदोलन चल रहा था और ये लंबी परंपरा के कारण उसे लपपाती चिंगारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पेड़ पौधे मर जाते हैं। जिस ड्रमों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि ये वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। वियतनाम में जो भी जंगल है उन्हें नष्ट करना चाहते थे, इस उद्देश्य से इसका छिड़काव किया गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है अगला, उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? तो जनरल सी बात है कि उपनिवेशों को साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए स्थापित किया गया था। सन यात सेन कौन था? ये चीन के महान नेता थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कन्फ्यूशियस कौन था? ये चीनी दार्शनिक थे। 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भारत में कौन सी महामंदी फैली थी? ये है ब्यूबानिंग प्लेग फैला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हो? ये क्या है? ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, शर्तों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सजा देते थे और जेलों में डाल देते थे। इसे एक तरफा अनुबंध कहते हैं। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो पहला है, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा? वियतनाम पर जब फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया तो उसमें टकराव क्यों होने लगे? फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज़्यादा सैनिक और आर्थिक मामलों में था। उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की और फ्रांसीसी और उनके वर्चस्व का एहसास करने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया और यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े, इसलिए उन्हें टकराव होने लगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। तो क्या कदम उठाए उस शोषण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वियतनाम की संपदा को फ्रांसीसियों के द्वारा? तो फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहर बनवाई, जल निकासी का प्रबंध किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? लोगों को जबरन काम पर लगाया गया। चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, संसार का सबसे ये निर्यातक देश बन गया, विदेशों में माल देने लगा चावल। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों और कैसे किया? तो वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए इन्होंने जो है वो संरचनात्मक परियोजनाएं चलाई। विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण किया, वियतनाम के उत्तरी व पश्चिमी भागों को जोड़ा और रेल लाइनों के जरिए कंबोडिया की राजधानी नीम पेन के रास्ते होते हुए वियतनाम को शाम देश से जोड़ दिया गया। फ्रांसीसी व्यवसायों द्वारा कारोबार को मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। अगला हमारा एक क्वेश्चन आता है कि वियतनाम के बंटवारे से पूरा देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अपने ही लोगों को पर्यावरण की तबाही करनी पड़ी,
तख्ता पलट की में बायोडाई और गद्दी को हटाया गया, गद्दी से हटा दिया गया और DM की अनुगामी में एक और निरंकुश शासन की स्थापना हुई, वो भी तानाशाही था। और तानाशाही के खिलाफ NLF की स्थापना हुई और उसने हो ची मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश में एकीकरण के लिए आवाज़ उठाई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उन संरचनात्मक परियोजनाओं का वर्णन करो जिन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों में वियतनाम में विकसित किया। वियतनाम के मेकोड डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें और जल निकासी प्रबंध शुरू किया। ये पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का ही है। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया गया, कई नहरों और भूमिगत जल धाराएं बनाई गई। लोगों को जबरन काम पर लगाने से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम चावल की दुनिया में 1931 तक तीसरा बड़ा निर्यातक बन चुका था। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी है, कारण बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुआ और विकास जरूरी है, इससे मुनाफा कमाया जा सकता है और जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बाजार फैलेगा तो फ्रांसीसी व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वे उपनिवेशों का विकास जरूरी था। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति का वर्णन करो। वियतनाम में टॉफिन फ्री स्कूल खोलने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति क्या थी? शिक्षा किस हद तक दी जाए, किस भाषा में दी जाए, पहला पॉइंट है। धनी वर्ग पर चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव था। परंपरागत शिक्षा को तहस नहस कर दिया गया। फ्रांसीसी किसके स्कूल खुले और फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर दबाव नीति निर्माताओं द्वारा कुछ का विचार था कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में जो है वो फ्रांसीसी शिक्षा दी जाए। किताबों में फ्रांसीसियों और औपनिवेशिक शासन का गुणगान किया गया। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया जो बौद्धिक कार्य के लायक नहीं है, ये कहा गया। 1907 में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए टॉकिन फ्री स्कूल खोला गया। स्कूल छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाता था कि भाई आप पश्चिमी शैली को अपनाइए। उसके बाद है, विद्यार्थियों को जानबूझकर फेल किया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों की योग्यता प्राप्त न कर सकें। पुस्तकों और पाठ्यक्रम का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा विरोध हुआ। शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने लगा और व्यापक आंदोलन बन गया, काफ़ी विस्तृत बन गया ये। अब हमारे पास इसी में आता है, ये दिया हुआ है, टॉफिन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था। फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे, इस उद्देश्य स्कूल खोला। विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य इसमें शामिल थे और कक्षाएं शाम को लगती थी, इसके लिए फ़ीस अलग से देनी पड़ती थी और बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि चीन में शुरू हुए पूरी की ओर चलो आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आ सकता है। तो 20वीं सदी में शुरू में चीन में शुरू की गई और 3300 वियतनामी विद्यार्थियों शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए। वियतनाम में फ्रांसीसियों को निकालना गया और जापानियों से हथियारों का समर्थन की मांग की गई। वियतनामी विद्यार्थियों को टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती औरतों की तस्वीरें छपने लगी। योद्धा के रूप में नहीं बल्कि कामगारों के रूप में उन्हें पेश किया गया। बूढ़ी व जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते हुए दिखाया गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये कि हो ची मिन्ह मार्ग की 4 विशेषताएं बताइए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों को से जोड़ता है। फुटपाथों और सड़कों में विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती थी। इन मार्गों पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने हुए थे। माल ढुलाई का काम कुली करते थे।
अब इस चैप्टर्स का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस द्वारा प्ले की समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई थी। चूहों के बदले इनाम दिए जाने लगा। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और उन्हें छोड़ देते थे, पकड़ के इनाम लेते थे और फिर उन्हें छोड़ देते, फिर उन्हें पकड़ते थे। हनोई शहर में सफाई अभियान शुरू किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये अगला हमारा क्वेश्चन चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। इसके क्वेश्चंस आपको ये 10-11 क्वेश्चंस शॉर्ट में 1 मार्क्स के हैं कि 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था। तो अमेरिका में है इसका आंसर। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। तो इंग्लैंड में कारखाने खुले थे 1730 के अंदर। ये गुमास्ता कौन थे, जिसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया गया था। ये बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर था। चौथा क्वेश्चन है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है। तो विज्ञापनों के द्वारा। पांचवा आता है, औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड में प्रमुख उद्योग कौन से थे। वो था कताई। पांचवा क्वेश्चन है ये, कपास और धातु उद्योग आएगा इसका आंसर। छठा है कि शिपनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। इसने कताई की तकनीक में यानी कि प्रक्रिया में वृद्धि की। सातवां क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक प्रबंधन एजेंसियों को भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी, किस प्रकार के उद्योगों में वो रुचि रखते थे। तो ये आपका है चाय और कॉफ़ी के रोपण में। अगला है, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताइए। तो है विश्व व्यापार पर विस्तार करना और विश्व में उपनिवेशों की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कि शहरी उत्पादक उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे। सौदागर किसानों को ऋण देते थे वो। अगला है, उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे। सस्ते मानव श्रम उपलब्ध थे, इसलिए वो मशीनों का प्रयोग नहीं करते थे। ब्रिटेन में 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम बताइए। सूती उद्योग और स्टील उद्योग, ये 2 महत्वपूर्ण उद्योग थे। तो ये आपके 11 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस के आंसर आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इनके आंसर्स हैं आपके पास। स्टूडेंट्स, ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है। मैन वेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है। तो भारत में कपड़ा निर्यात में कमी होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने पर दबाव डाला गया। कम लागत थी इस पर। स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे। अच्छी कपास न मिल पाता। किसान जो है भारतीय उद्योगों में अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था, तो इसके कारण हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के क्या कारण थे। तो पहला है, अंग्रेजों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्रियां स्थापित की गई। वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े में के जूते आदि सामान बनाने के लिए। और नए मजदूर काम पर लगा दिए गए और काम करने का समय बढ़ा दिया गया। ये आपका सेकंड का आंसर है। तीसरा है, 1930 की महामंदी के क्या कारण है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामंदी का क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घट गया। अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपीय देशों के लिए कर्जे बंद कर दिए गए। कृषि में अति उत्पादन होने लगा और उद्योगों में मशीनीकरण शुरू हुआ। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अगला चौथा क्वेश्चन ये आपका है, नए सौदागरों पर शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों हो गया। तो शहरों में उत्पादकों के संगठन को ग्रिड काफ़ी शक्तिशाली थे। कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। उत्पादकों पर नियंत्रण करते थे और नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकते थे। ये आप लोगों का 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नए सौदागरों द्वारा शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। तो इसका कारण ये था कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी, उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों के बजाय गृह उद्योग में पूरा होता था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है कि भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा। तो इसका आंसर है कि यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करके व्यापार पर अधिकार कर लिया था। बाद में अधिकार व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने लगा और वे बुनकरों को कर्ज देते थे। ये अगला पॉइंट नहीं है, इसके 3 ही पॉइंट्स हो गए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, 7th की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था। तो ये क्वेश्चन 7th है। वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करने न दे सके। वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जाबर कौन थे। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जाबर कौन थे, कई कारखाना प्रणाली में इसकी क्या स्थिति थी, नई कारखाना प्रणाली में इसकी क्या स्थिति थी। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था। जाबर कोई पुराना विश्वसनीय कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता था तथा शहर में बसने के लिए मदद देता था उन्हें। और जाबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करता था और उत्पादकों के बेचने के लिए कैलेंडर, कारखाना व मैगजीन, ये तो नहीं है, बस इतने ही पॉइंट्स इसके हो गए। क्वेश्चन नेक्स्ट है 9th आ गया, उत्पादकों को बेचने और कैलेंडर ये दे रखा है कि ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद के लिए भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया। तो इसका आंसर आ जाएगा कि उत्पादकों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों व मैगजीन का प्रयोग करते थे। लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती थी। विदेशों से बनी चीज़ों भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। अगला क्वेश्चन आता है 10वां, ये भी इम्पोर्टेंट ही है आपका, कि बाज़ार में श्रम की बहुतायत से श्रमिकों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो इसका आंसर आ जाएगा, शहर में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ पड़े। जिसके सगे संबंधी शहरों में पहले से ही कार्य कर रहे थे, उनके जरिए नए लोगों को नौकरी मिल रही थी, और जिसका शहरों में कोई नहीं था वे हफ्तों तक प्रतीक्षा करते थे तथा पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात गुजारते थे। अगला लास्ट क्वेश्चन आता है, 19वीं सदी में यूरोप में उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक क्यों पसंद करते थे। क्योंकि ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम में कोई कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता था। दूसरा, कुछ मौसमी उद्योग के लिए उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे वो। तो इस क्वेश्चन में ये टोटल 11 क्वेश्चन है। इसके जो बाकी के जो हैं क्वेश्चन है 4 से लेकर के आपके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है ये। तो 4 क्वेश्चन आपका ये है जो मैंने भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 8 जो है वो ये है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो ये है, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो आपका ये है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है इसका आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। तो आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं।